नमस्कार। तो चलिए आज संविधान के कुछ बहुत जरूरी पन्ने पलटते हैं। हम उन आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे लोकतंत्र के 3 सबसे मजबूत स्तंभों को डिफाइन करते हैं, हमारी संसद, हमारा सुप्रीम कोर्ट और वो संस्था जो हम सबके टैक्स के पैसे पर नजर रखती है। देखते हैं ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। ये 3 सवाल सुनने में बहुत सीधे लगते हैं, है ना? पर असल में यही हमारे पूरे लोकतंत्र की बुनियाद हैं। आज हम यही जानेंगे कि हमारा संविधान इन तीनों बड़ी ताकतों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन कैसे बनाता है। तो आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे संसद के नियमों से, फिर बात करेंगे न्यायपालिका की और आखिर में समझेंगे कि देश के खजाने की निगरानी कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं संसद की। आखिर हमारे लिए कानून कौन बना सकता है और जो बनाते हैं उन्हें किन नियमों के दायरे में रहना होता है? चलिए समझते हैं। देखिए, संविधान का एक बहुत ही सीधा और जरूरी नियम है, एक सांसद एक सदन। मतलब आर्टिकल 101 ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कोई भी एक व्यक्ति एक ही टाइम पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर नहीं हो सकता। इससे ये तय होता है कि उनका फोकस एक जगह रहे और हितों का टकराव ना हो। सिंपल। अच्छा, तो अगर कोई सांसद नियमों को नहीं मानता तो क्या होता है? इसके लिए भी संविधान में एक पूरी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आर्टिकल 102 बताता है कि किसी सांसद को किन वजहों से अयोग्य ठहराया जा सकता है। फिर आर्टिकल 103 के मुताबिक चुनाव आयोग की सलाह पर आखिरी फैसला राष्ट्रपति लेते हैं। और अगर कोई अयोग्य होने के बाद भी सदन में बैठता है या वोट करता है तो आर्टिकल 104 के तहत उस पर जुर्माना लगता है। मतलब एक फुल प्रूफ सिस्टम है। तो नियम तो हमने देख लिए, अब जरा सांसदों को मिलने वाले अधिकारों पर भी नजर डालते हैं। इन्हें विशेषाधिकार कहते हैं और ये सिर्फ कोई सुविधाएं नहीं हैं, बल्कि वो जरूरी टूल हैं जो उन्हें बिना किसी डर या दबाव के जनता की आवाज उठाने में मदद करते हैं। तो सांसदों को 2 बहुत बड़े अधिकार मिले हैं। पहला, आर्टिकल 105 के तहत बोलने की आजादी। इसका मतलब है कि वो संसद के अंदर किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख सकते हैं और सदन में कही गई किसी बात के लिए उन पर कोई केस नहीं हो सकता। दूसरा, आर्टिकल 106 उनके वेतन और भत्तों के बारे में है, ताकि वो अपना काम ठीक से कर पाएं। अब हम एक बहुत ही अनोखी शक्ति के बारे में जानेंगे। ये एक तरह का कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव इमरजेंसी बटन है, जो तब काम आता है जब संसद सेशन में नहीं होती। ते अध्यादेश या ऑर्डिनेंस होता क्या है? सोचिए, संसद की छुट्टी चल रही है, सेशन नहीं है, लेकिन देश को एक जरूरी कानून की तुरंत जरूरत पड़ गई, तब क्या होगा? ऐसे में आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को एक अस्थायी यानी टेम्परेरी कानून जारी करने की शक्ति देता है। पर हाँ, ये परमानेंट नहीं होता। जब संसद वापस बैठती है तो इसे पास करवाना जरूरी होता है। और अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, हमारे संविधान का गार्डियन, हमारे अधिकारों का रक्षक। चलिए देखते हैं कि इसकी संरचना और शक्तियां क्या हैं। जैसे हर बड़ी इमारत की एक मजबूत नींव होती है ना, वैसे ही भारतीय न्यायपालिका की नींव है आर्टिकल 124। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ही नहीं करता, बल्कि ये भी बताता है कि इसके जजों की नियुक्ति कैसे होगी। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। जरा सोचिए, अगर अदालतें फैसले सुनाती रहें और कोई उन्हें माने ही नहीं, तो फिर न्याय का क्या मतलब रह जाएगा? इसी के लिए आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत बड़ी ताकत देता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय की अवमानना के लिए सजा देने का अधिकार। ये शक्ति ये सुनिश्चित करती है कि अदालत के फैसलों का सम्मान हो। सुप्रीम कोर्ट के काम को ना हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कुछ मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं, जैसे केंद्र और किसी राज्य सरकार के बीच को झगड़ा हो जाए। दूसरा है अपीलीय अधिकार क्षेत्र, यानी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करना। और तीसरा है एडवाइजरी, जहां राष्ट्रपति किसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ये एक लाइन पूरे देश के कानूनी सिस्टम को एक दिशा देती है। आर्टिकल 141 का सीधा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ उस एक केस का फैसला नहीं होता, बल्कि वो पूरे देश के लिए कानून बन जाता है और देश की हर निचली अदालत को उसे मानना ही होता है। और ये आर्टिकल तो समझिए संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक असाधारण शक्ति देता है। अगर कभी ऐसा लगे कि कोई मौजूदा कानून किसी के साथ पूरा न्याय करने के लिए काफी नहीं है, तो कोर्ट उस कानून से भी आगे बढ़कर संपूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश दे सकता है। ये न्याय को सबसे ऊपर रखता है।
चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, वो संस्था जो ये पक्का करती है कि सरकार हमारे पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं। आर्टिकल 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम शॉर्ट में CAG कहते हैं, वो देश के सबसे बड़े ऑडिटर होते हैं। इन्हें सरकार का फाइनेंशियल वॉचडॉग्स या वित्तीय प्रहरी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका काम ही ये देखना है कि जनता का एक एक पैसा सही तरीके से सही जगह पर खर्च हो रहा है या नहीं। CAG की जिम्मेदारियां एक पूरे सर्कल की तरह काम करती हैं। देखिए कैसे। पहला काम, वो केंद्र और राज्यों के हर विभाग के खर्चों की जांच करते हैं। दूसरा, वो तय करते हैं कि इन सब का हिसाब किताब किस फॉर्मेट में रखा जाएगा। और आखिर में सबसे जरूरी, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपते हैं। ये रिपोर्ट फिर संसद में रखी जाती है, जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सरकार से सवाल कर सकते हैं। यही तो है असली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। तो कानून बनाने वाली संसद, उसकी रक्षा करने वाली अदालत और सरकारी खर्च पर नजर रखने वाला CAG, ये तीनों मिलकर ताकतों का एक ऐसा बैलेंस बनाते हैं जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत रखता है। कोई भी एक संस्था बेहिसाब ताकतवर नहीं हो सकती। यही संतुलन हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक पल को सोचिए, अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होगा।